एनसीईआरटी हिंदी अंतराल का हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। आज पार्ट 2 तक पहले ही हो चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप देखने आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही लें। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। प्रभाष जोशी की यह रचना है। पाठ का सारांश देखते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे मूल पाठ की ओर। प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागज़ स्तंभ से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर की। अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की। यानी कि दो तरह के मालवा की यहाँ पे तुलना की गई है। पहले के मालवा और अब के मालवा में क्या अंतर हुआ है। जो मालवा अपनी सुखद समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, अब वह खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। कहानी लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। मूल पाठ की ओर हम लोग आ पहुँचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उगते सूरज की निर्थी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। काले भूरे बादल थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी आया नहीं है। जहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे, सब बह रहे थे। इससे ज़्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी, गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह। बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्यौहार मनाने में लगने की घड़ी। लेकिन आसमान में तो घऊ घऊ कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलहाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। नागदा स्टेशन पर मीना जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। सारे ज़रूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की पानी बहुत गिरो। किसान को कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पर अब गेहूँ चना अच्छा होएगा।
सार में उन्होंने कहा और दुनिया में लग गए। चाय और भजिया उनने अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में सिपरा मिली। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में सिपरा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब जगह फ़ोन लगा के पूछा था, खतरा ही न था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसीलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया। इस बार की बरसात वही 40 इंच गिरी है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं थोड़ा कम, लेकिन लोग टीवी की समझ में अति की बोलने लगे हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती, लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते तवा को कहा कि अपने को सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नी यार, पहले मालवा बिठाएंगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई। ताऊजी, एक जाने वाला है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पर नहीं होंगे। सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से, सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। शायद इसलिए वह चिढ़ती और 3-3 फिन करती बह रही थी। मटमैली, कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह। वे बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थी, शायद पूर्व में बहने से बचकर कहीं रख दी गई थी। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वैर की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमार के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शायद शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी।
अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग बहन जी गंगा किनारे की हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल हैं। पत्ते खाखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल झल्ले। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था। हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलकल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहे तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमगकर फल फूल और अन्न देती है। नेमार के रास्ते पर ही कोवड़ेश्वर है, जहाँ से सिपरा निकलती है, कालिदास की सिपरा। बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जना पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा। काफ़ी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। इत पानी भरा। गंभीर इतनी बड़ी नदी है, लेकिन हालौद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई। मालवा धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा। नदी का सदा निरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया ना। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार का पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवित रख सके। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाब को गाद से भर जाने दिया और ज़मीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। नदी नाले सूख गए, पग पग निरवाला मालवा सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पिपल्या पाला भर गया है। सिरपुर में लबालब पानी है, और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूँ और नाव पर सैर की है। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी।
आज वे सड़े नालों में बदल दी गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सबके यही हाल हो रहे हैं। ये सदानीरा नदियाँ अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती, चौमासे में चलती हैं। बाकी के महीने में बरसातियों के नालों का पानी ढोती हैं। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश से 5 ही इंच ज़्यादा पानी गिरा है और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियाँ और कुएं चैतन्य हो गए हैं। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अभी पानी के सन 1878 के रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी की आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यही आए थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफ़ी था। इस 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच सन 1773 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपल्या पाला टूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं हैं। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे न भूखे, क्योंकि उनके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल भी। अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मज़े में निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकासीय औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरनें निकाल रखी हैं, वे बताने को काफ़ी है कि मालवा धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यहाँ डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ़ के बजाय पानी गिरा और क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? धन्यवाद। यह पाठ यहीं समाप्त होता है।